Hello everyone, my name is Shrikant Nema. So in this video, we are going to discuss about Puli 2024 strategy in quantitative techniques. तो अप्रैल के लास्ट वीक में हमारा इसका एग्जाम शेड्यूल है और लगभग 3 मंथ हमारे पास बचा है। तो 3 मंथ में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए ताकि इस एग्जाम में हम क्वांट सेक्शन में मैथ्स वाले सेक्शन में अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में जानते हैं। पुली एग्जाम ओवरव्यू आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म होता है, जिसे आपने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बच्चे बहुत बार सुना होगा। तो जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम लेता है उसी को हम शॉर्ट में कुली बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म देखें तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना। और ये पेपर हमारा अप्रैल के लास्ट वीक में शेड्यूल है। तो पेपर जो होता है बच्चे वो टोटल 120 मार्क्स का होता है। 120 इसमें हमें क्वेश्चन दिखते हैं और 120 मिनट हमें टाइम मिलता है। मतलब ईच क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं कि 1 मिनट हमें सफिशिएंट मिल रहा है। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि पेपर हमारा ऑनलाइन होता है ना। जिसे हमारा जो क्लेट है वो हमारा ऑफलाइन पेपर होता है बेटा एलिट। बाकी जो ये वाला पेपर है ये ऑनलाइन पेपर होगा और हमें हर राइट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलता है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी है ना। तो इसका भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि श्योर जब हम होंगे तभी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में हमारा स्कोर डाउन हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो सिलेबस होता है लगभग ये 5 हमें सेक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश हमारे पास आता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर्स होता है और मैथ्स जो आता है उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं, वन लाइनर प्लस डीआई है ना। तो इसी के लिए यहाँ पे लिखा है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब इसमें थोड़ा सा हम वेटेज देख लेते हैं कि जितने हमारे ये 5 सेक्शन है इसमें वेटेज क्या होता है। तो टोटल पेपर आपने डिस्कस किया है कि 120 मार्क्स का होगा और 120 मिनट हमको इसमें मिलते हैं, 120 क्वेश्चन इसमें होते हैं। इंग्लिश का जो पार्ट होता है इसमें 30 मार्क्स आपको दिखते हैं क्वेश्चन। 30 मार्क्स के आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं। जीके जो होता है बच्चे वो 30 होता है और 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स 15 मार्क्स का होता है, 15 क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारा मैथ्स वाला मेन पार्ट है 20 क्वेश्चन आपको दिखते हैं और 20 मार्क्स यहाँ पे होते हैं। तो यदि हम वेटेज देखें ना बच्चे तो 120 में से 20 मार्क्स यदि वेटेज आ रहा है तो अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं कि 16 2/3 या फिर 16.66, लगभग लगभग 17% का जो पार्ट हमारा होता है वो क्यूटी सेक्शन का होता है, जो बहुत लीस्ट नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सेक्शन में हम कैसे मैक्स टू मैक्स मार्क्स ला सकते हैं। अब यदि हम स्पेशली कौन की बात करें, अब जब भी हम किसी एग्जाम को देते हैं, जैसे हमें पुली वाला जो एग्जाम देना है उसमें कौन सेक्शन जो आ रहा है, तो पहले हम सिलेबस के बारे में थोड़ा जान लें कि सिलेबस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सिलेबस वही होता है जो हमने क्लेट में देखा है, एलिट में जो हमने देखा है। एलिट में तो मैं स्पेशली नहीं आता है, मगर क्लेट में जो चीजें आपने पढ़ी थी, जितने भी टॉपिक आपने वहां पे देखे थे वही टॉपिक यहाँ भी होते हैं। डीआई होता है, परसेंट होता है, रेशो होता है, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, पार्टनरशिप होता है, मिक्सचर डेलीगेशन, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइप सिस्टम्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम। तो लगभग लगभग हम देख रहे हैं कि 15 से 16 हमारे चैप्टर होते हैं जो हमारे कुली वाले मतलब क्यूटी वाले पार्ट में होते हैं। अब सर इतने सारे चैप्टर होते हैं तो क्या हम पहले दिन से सारे चैप्टर पढ़ना शुरू करें? नहीं बेटा। यदि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि क्यूटी में हमें अच्छे मार्क्स लाना है तो एक दिन में या फिर हम स्टार्टिंग तो एक चैप्टर से कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग के बाद जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या हमें करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन ही पढ़ना शुरू करें और सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर हमारे हो जाएंगे। तो एक सिस्टम के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इन्हीं सारे चैप्टर को मैंने थोड़ा सा प्रायोरिटी में डिस्कस किया है। इस स्लाइड पे भी हम आएंगे बेटा, यहाँ पे देखिए आप। प्रायोरिटी ऑफ चैप्टर की यदि हम बात करें तो जितने हमारे चैप्टर है उसको मैंने दो प्रायोरिटी में डिवाइड किया है बेटा। एक हमारी होगी सर कौन सी, प्रायोरिटी 1। इसमें हमारे कौन से चैप्टर होते हैं सर, कोर चैप्टर होते हैं। और दूसरा है प्रायोरिटी 2 जिसमें हमारे अदर चैप्टर होते हैं। मतलब जब भी हम प्लानिंग करेंगे, जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे क्यूटी को पढ़ने की, तो हमारे पहले नंबर पे होने चाहिए बेटा कोर चैप्टर। और कोर चैप्टर में सबसे जो मेन होता है वो होता है परसेंटेज। दूसरे नंबर पे आता है बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। और तीसरे नंबर पे हमारा जो चैप्टर आता है वो एवरेज आता है, जो आपने क्लैट के पर्पज से भी देखे थे। ये चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब ये 3 चैप्टर जब आपने कर लिए, जैसे आपने परसेंट कर लिया है ना, मेन चैप्टर हमारा परसेंट है बेटा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और एवरेज है। अब इन्हीं पे बेस हमारे ये जो चैप्टर होते हैं ना, अदर चैप्टर कोई ज्यादा
बहुत ज्यादा हमें उसमें बेसिक नहीं पढ़ना पड़ता है। जैसे आपने परसेंट पढ़ लिया बेटा, तो परसेंट की जो एप्लीकेशन होती है वही क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। उसी में सिंपल इंटरेस्ट आता है, उसी में कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। मतलब यदि आपने एक चैप्टर में अच्छा काम कर लिया, परसेंट आपने अच्छे से सॉल्व किया, परसेंट की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से कर ली, तो इसके जो एप्लीकेशन वाले चैप्टर हैं वो भी आपसे बहुत अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एमआरपी डिस्काउंट भी किस पे बेस होता है बच्चे? एमआरपी डिस्काउंट वाला जो कंसेप्ट है वो भी परसेंट पे ही बेस होता है। आपने यदि रेशो कर लिया सर, तो रेशो पे कितने चैप्टर डिपेंड करते हैं बेटा? एज होता है, एज के बाद पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर होता है वो भी इसी पे बेस होता है ना? मिक्सचर रिलीगेशन वाला जो हमारा चैप्टर होता है वो भी इसी पे बेस होता है। तो एक चैप्टर से हमारी बाकी जो 3-4 चैप्टर हैं वो भी कवर हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि जितने हमारे कोर चैप्टर है ना बेटा, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। आप एवरेज यदि कर लिया आपने, तो एवरेज पे वैसे ज्यादा कुछ बेस नहीं होता है, मगर ये तीनों चैप्टर का पूरे पूरे डीआई में भी यूज होता है। कोई भी डीआई ऐसा नहीं होता जिसमें परसेंट का, रेशो का और एवरेज का यूज ना होता हो। यदि हमारे इस एग्जाम में हमें डीआई दिख रहा है, जो लाइन ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, तो उनको भी सॉल्व करने के लिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आने चाहिए। और बाकी जो हमारे अदर चैप्टर हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है ना, फिर टाइम एंड डिस्टेंस है, इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रेशो का, थोड़ा थोड़ा परसेंट का, एवरेज का यूज होता ही है। तो ये हमारे कोर चैप्टर हैं, तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी ये रखना है, सबसे पहले हमें फोकस करना है कि ये चैप्टर हमारे बहुत अच्छे से हो जाए। क्योंकि इनके बिना यदि आप इसमें जाओगे ना तो फिर आपको दिक्कत होगी। मगर ये बेस यदि आपका स्ट्रांग है ना, यहाँ पे यदि आपने काम किया है, यहाँ पे ये पार्ट यदि आपका स्ट्रांग है, तो फिर ये पार्ट आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। और यहां फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, यहां पे आप टाइम अच्छे से दे लेंगे तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर ये चैप्टर आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी जब हम क्यूटी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना, किसी भी एग्जाम की बात करें, ये कुली हमारा जैसे अभी फिलहाल एग्जाम है, तो हम इन चैप्टर पे पहले देखें कि क्या हमें इन चैप्टर में काम करने की जरूरत है। यदि नहीं है तो हम डायरेक्टली इन चैप्टर पे भी आ सकते हैं बेटा। मगर यदि आपको परसेंट वाला पार्ट वीक है, रेशो में आपको काम करने की जरूरत है, तो पहले आप यहाँ पे काम करें। क्योंकि ये यदि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाएगा तो फिर यहां हमें प्रॉब्लम बहुत कम होती है। और ये हमारे कोर चैप्टर है, मेन चैप्टर है, तो इनको हमें अच्छा करना ही है। अगला थोड़ा सा हम मूव करेंगे, देखेंगे हम यहाँ पे। दूसरी बात ये है बच्चे कि जब हम चैप्टर कर लेते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमसे क्वेश्चन सर बन रहे हैं। अब हम जब मॉक लगाते हैं क्वेश्चन हमसे बन जाता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो भी क्वेश्चन बन जाता है। मगर प्रॉब्लम ये आती है कि जो क्वेश्चन हमारा 30-40 सेकंड में होना चाहिए, जो हमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं, वो हमारे विद इन 20 मिनट हो जाने चाहिए। मगर 20 मिनट जब हम देते हैं मॉक में, तो हमारे केवल 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, कई बार 10-12 क्वेश्चन होते हैं। तो बेटा क्या होता है, जरूरी होता है स्पीड आना। मतलब एक बार आपने जब एक्यूरेसी पे काम कर लिया, एक बार जब चीजें आपसे बनना स्टार्ट हो गया, तो फिर आपको दूसरी जो काम करने होती है जरूरत, वो होती है स्पीड वाली। कि हम 20 जो मिनट हमें मिले हैं उसमें हम मैक्स टू मैक्स कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारी कैलकुलेशन ठीक होगी। तो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कैलकुलेशन को यदि अच्छा करना है तो आप बेटा टेबल याद करो, आप इसको याद करो, क्यों याद करो, और डेली सिंप्लीफिकेशन की कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जब हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमारी स्पीड डेवलप होती है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो डीआई का हो, चाहे वो वन लाइनर का हो, बिना कैलकुलेशन के आंसर नहीं निकल सकता। अब बनता है मगर कैलकुलेशन में काफी टाइम लग जाता है, तो फिर हमारे जो क्वेश्चन होने चाहिए अटेम्प्ट वो काफी कम हो जाते हैं। तो पहली चीज है चीजें बने, और दूसरी चीज है कि चीजें समय पे बने, टाइम पे बने, और उसके लिए आपको कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। कुछ बेसिक रूल भी आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे एक चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, वहां पे हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, वहां पे हम अप्रोक्सीमेशन वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, वहां पे हम यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, डिजिटल सम का एक कंसेप्ट होता है, ये कुछ रूल्स होते हैं बेसिक। यदि आपको ये रूल पता होंगे, है ना, तो ये भी हमारी कैलकुलेशन को काफी स्ट्रांग करते हैं। ठीक है, और हो सकता है जो नंबर सिस्टम के डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको इस एग्जाम में दिख सकते हैं, सर्ड इंडाइसेस के क्वेश्चन दिख सकते हैं, है ना। तो वो तो हमें पढ़ना ही है, मगर उसके रूल यदि दिमाग में होंगे तो ये कैलकुलेशन को भी जी बना देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, क्यूटी में दो चीजें होती हैं। पहली चीज है हमें चीजें बनने लगे, है ना, हमारी एक्यूरेसी आ जाए। मगर एक्यूरेसी के बाद दूसरी मेन चीज होती है चीजें टाइम पे बने, स्पीड हमारी होनी चाहिए। क्योंकि क्यूटी ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। बाकी जितने सब्जेक्ट है ना बेटा, वहां पे टाइमिंग का कुछ इशू नहीं होता है।
आप क्वेश्चन को जितनी देर में पढ़ोगे, यदि बनेगा तो टिक करके आगे बढ़ोगे। मगर यहाँ पे इशू होता है कि एक क्वेश्चन को एक बच्चा 5 मिनट में भी करता है, एक बच्चा उसी क्वेश्चन को 2 मिनट में भी करता है, और एक बच्चा उसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में भी करता है। तो जो बच्चा 30 सेकंड में करेगा, कहीं ना कहीं उसके अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो वही चीज है कि कैलकुलेशन भी हमें क्यूटी में अच्छी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यदि वीक है तो फिर आते हुए भी हम अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो यहां भी आपको काम करना पड़ेगा, और ये शुरुआत से आप करें, स्टार्टिंग से आप करें, सिंप्लीफिकेशन की कुछ क्वेश्चन लगाएं, है ना, टेबल लेवल याद कर लें। तो ये फिर आपको स्ट्रांगनेस देता है। मॉक के बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें, देखो बच्चे, यदि हम मॉक की बात करें तो मॉक हमारे जो होते हैं ना, जो भी, जैसे हमारी टॉप रैंकर्स की जो टीम है, वो अभी हम हर जो ओलिट वाले जितने भी एग्जाम है उसके हम मॉक कंडक्ट करा रहे हैं। तो मॉक आप बिल्कुल अच्छे से लगाओ, क्योंकि ये मत सोचो कि मॉक में हमसे चीजें नहीं बनती हैं तो सर हम मॉक लगाए कि नहीं लगाएं। बेटा मॉक लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम मॉक लगाते हैं तो हमें जो प्रेजेंट की चीजें हैं, जो प्रेजेंट का सिनेरियो है, जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो हमको मॉक में देखने को मिलते हैं, है ना। और जब हम मॉक में अच्छा अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे अपने को हम अपना लेवल पता कर पाते हैं, हमें पता चलता है कि हमें किस चैप्टर में काम करना है। तो मॉक लगाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, मॉक आपको लगाना ही है। जैसे आपने कोई चैप्टर के क्वेश्चन देखे, यार हर बार मॉक में ही क्वेश्चन आता है, मुझसे नहीं बनता, तो हमें ये पता चल गया कि इस चैप्टर पे हमें काम करना है। और यदि ऐसा लगता है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं, वो हमसे अच्छे से बन जाते हैं, सही भी हो जाते हैं, तो उस चैप्टर को थोड़ा सा हम कम टाइम देंगे, मॉक से ही हमारा काम बन जाएगा। मगर मॉक से जब हमें ये पता चला कि इस चैप्टर में हमारे मार्क्स कम आ रहे, तो उस चैप्टर पे फिर हम अलग से काम करेंगे। तो मॉक एक अपना खुद का जो एनालिसिस हमें सामने लाना जरूरी होता है ना, वो हमें मॉक लाके देता है। तो मॉक लगाना बहुत जरूरी होता है, ताकि अपना जो लेवल है, अपनी जो कंडीशन है, हमारी जो प्रिपरेशन है, वो किस लेवल तक ठीक है कि नहीं है। कि हम केवल स्टार्टिंग करके छोड़ दिए, मतलब हमने केवल हमारा लेवल नहीं बनाया अच्छे से। तो अपनी कमियां को दूर करने का जो माध्यम होता है ना, मीडियम होता है, वो बेटा मॉक होता है, कि कमियों को हम सामने लाए और उसको दूर करें। इसलिए हमेशा मॉक लगाया करो, मॉक का एनालिसिस बहुत अच्छे से करा करो, कि जो गलती आज हमने क्वेश्चन में की है वो गलती अगली बार ना हो। तो मॉक भी लगाना बहुत जरूरी है, मॉक आप स्टार्टिंग से अभी से लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चल नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम बेटा, हाउ टू प्रैक्टिस एंड हाउ मच प्रैक्टिस। इससे पहले एक चीज और थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे, कि यदि हम देखें बच्चे यहां पर, इसको देखेंगे आप, है ना। तो देखो यदि हम देखें तो ये पेपर का जो मोड है बेटा, वो ऑनलाइन है। तो बहुत ज्यादा जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। मगर मेमोरी बेस्ड जो बच्चे पेपर देते हैं, तो उनसे जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए, तो यहां पर यदि हम देखें ना बेटा, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो होता है मॉडरेट टू इजी ही होता है, इजी टू मॉडरेट ही होता है, अभी तक पिछले 3-4 सालों में जो हमने देखा है ना। तो परसेंट रेशो एवरेज पे ही हमारे मेन चैप्टर जो हैं, जो मैंने बताए थे, उस पे क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी यदि आपकी किसी से बात हो जिसने पेपर देखे हो, तो पी बाय पी आपको थोड़ा सा नॉलेज बहुत अच्छे से दे देते हैं कि हमें अपनी प्लानिंग कैसी करनी है। तो बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, जैसे टॉप रैंकर्स की हमारी जो वेबसाइट है, उसमें भी कुछ डाटा आपको अवेलेबल हो सकता है, तो उसको आप बढ़िया सर्च करो, देखो। और पी बाय पी से आपको फेमिलियर होना जरूरी है कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात ये आती है सर, कि यदि हम क्यूटी वाले की बात करें, क्यूटी सेक्शन की बात करें, तो हमें कितना टाइम देना चाहिए। तो बेटा ध्यान रखो, जब भी हम क्यूटी सेक्शन की बात करेंगे तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, और क्यूटी में डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। यदि हम सोचें कि यार हमने आज मैथ्स पढ़ लिया, आज हमने क्यूटी पढ़ लिया, फिर हम अगले वीक फिर उठाएंगे, तो बेटा जो लेवल आपका 3-4 दिन में बनता है ना, वो लेवल गिरने में टाइम नहीं लगता। और क्यूटी एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें डेली प्रैक्टिस जरूरी है। जब हम डेली, भले ही हम टाइम थोड़ा सा कम दें, हम डेली 1 घंटा डिसाइड कर लें कि क्यूटी में हमें देना है। और यदि आपने 60 मिनट डिसाइड किया है कि डेली हमें 60 मिनट क्यूटी में देना है ना बेटा, तो जो 3 मंथ हमारे पास टाइम है, वो बहुत सफिशियंट टाइम होगा। और पेपर के आसपास जब जाओगे आप, अप्रैल का स्टार्टिंग मंथ होगा, तब आप ये देखेंगे कि मॉक में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है। मगर आपको डेली 60 मिनट देना पड़ेगा। और 60 मिनट में हमेशा ये ध्यान रखो, आपका साथ साथ में रिवीजन भी होना चाहिए बेटा। तो 60 मिनट में आप हमेशा ये ध्यान रखना कि 10 मिनट जो है ना, और 50 मिनट, इसको दो पार्ट में आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। 10 मिनट आपका हमेशा रिवीजन में जाना चाहिए, और बाकी का जो 50 मिनट है नेक्स्ट वाला, वो आपको आगे बढ़ने के लिए टाइम सेव करके रखना है, कि हम 10 मिनट में पिछला रिवाइज करेंगे और 50 मिनट में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि जब हम लगातार आगे बढ़ते जाते हैं ना, पीछे बिना देखे, तो पीछे का सब साफ होते जाता है, हम भूलते जाते हैं। तो आगे बढ़ना है, मगर पीछे को ध्यान रखते हुए। इसलिए 10 मिनट आप प्रीवियस पे दो, 50 मिनट आप आगे बढ़ो। और ये प्रैक्टिस आपको कैसी करनी है बेटा,
हाउ मच टाइम जैसे मैंने बताया वो करना है कितना, 60 मिनट आप डेली दे सकते हैं। और प्रैक्टिस ऐसी करें जो मैंने अभी बताया कि रिवीजन भी साथ साथ में होते जाए और आगे भी हम बढ़ते जाए। क्योंकि क्यूटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपने यदि एक बार मेहनत कर ली, और अभी अभी आपने बहुत सारे बच्चों ने क्लैट दिया होगा, वहां भी आपने क्यूटी को पढ़ा होगा, तो आप ना पहले तो आप पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे आपको पॉलिश की जरूरत है ना। तो बस डेली आप एक मॉक लगाएं अच्छे से, थोड़ा सा कंसेप्ट पे काम करें जिनमें आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये हमारे वीक हैं, तो ये सेक्शन बहुत अच्छा आपका हो सकता है। और एक भी मार्क्स ऐसा ना होगा जो आपसे छूट जाए। आप यहाँ पे 100% मार्क्स ला सकते हैं, मगर कब? जब डेली आप साथ साथ में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जो अपनी कमियां हैं, जो अपनी वीकनेस है, उस पर फोकस करके उसको दूर करेंगे। ठीक है, चलिए। अब सबसे मेन चीज ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें सोर्स कहाँ से मिलेगा? तो सोर्स के लिए जो हमारी लीगल एज की टीम है उसने आरएसएम बनाई है ना। अभी फिलहाल जैसे हमारी जो न्यू पैटर्न पे आरएसएम बनी है वो 5 आरएसएम है। तो यहाँ पे आपको पूरे टाइप का जितने भी डीआई होता है, जितने भी हमारे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, सारे चैप्टर के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो आप आरएसएम की हेल्प ले सकते हैं। हमारे जो मॉक्स होते हैं बेटा वो आप लगा सकते हैं। प्रीवियस से पेपर जो मैंने आपको बताया वो आप देख सकते हैं। और आर एस अग्रवाल, यदि आपको और ज्यादा अच्छे से काम करना है, आपका ये अच्छे से पूरा कवर हो गया है, वैसे ये सब कुछ सफिशियंट है, मगर फिर भी यदि कोई बच्चा ये चाहता है कि सर और भी हमें कुछ डाटा चाहिए जो हमें पढ़ने के लिए देना है, तो फिर बेटा आप आर एस अग्रवाल जो हमारी मैथ्स की होती है उसको आप प्रीफर कर सकते हैं, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ पॉइंट और मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वही जो मैंने अभी डिस्कस किया, एक बार जल्दी से हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, कभी भी जब हम कोई चीज को स्टार्ट करते हैं तो एक प्लानिंग होनी चाहिए बेटा। ऐसा नहीं कि हमने सोचा है कि 1 घंटा पढ़ना है, मगर कब 1 घंटा पढ़ना है, कभी निकला तो निकला, कभी नहीं निकला। तो एक प्लानिंग आपकी फिक्स होनी चाहिए कि हमें इस टाइम में 1 घंटा बैठना है, मतलब बैठना है। और वो फिक्स करो आप, कि रात का हो सकता है, वो इवनिंग का हो सकता है, मॉर्निंग का हो सकता है। इसको बोलते हैं कि आपकी एक अच्छे से पर्टिकुलर प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि बिना प्लानिंग के जब कोई काम होता है ना, तो बस केवल वो कागजों पे होता है ना। कई चीजें ऐसी होती हैं जो बातों में होती है मगर होती नहीं है। तो प्लानिंग जब तक स्ट्रांग नहीं बनेगी, उस पर काम नहीं करोगे, है ना, तब तक आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो एक प्रॉपर स्टडी प्लान आपका होना चाहिए। और प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ आपका एक टारगेट होना चाहिए, है ना। टारगेट क्या होना चाहिए? कि जैसे मैंने अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, कोर टॉपिक बताए थे, कि पहले वो हमारे अच्छे हो जाए। यदि वो अच्छे हो गए तो उस पर जो एप्लीकेशन वाले चैप्टर है वो हमारे अच्छे हो जाए। और वो भी अच्छे हैं तो फिर मॉक में हमें परफॉर्मेंस सुधारना है। तो एक लेवल की प्लानिंग जो होती है वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग बनती है। कि यदि बेसिक चैप्टर हमारे अच्छे हैं तो फिर हम उसकी एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन करें, है ना। इस तरीके से हमको चलना होता है एक प्लानिंग के साथ। सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हमें परसेंट बिल्कुल भी नहीं आता और सीधे हम काय पे आ गए, बटा कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ गए। तो पहले परसेंट वाला जो बेसिक पार्ट है, जो इजी वाला पार्ट है, वो आपको अच्छा आना चाहिए। फिर आप धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे। तो हमेशा सही तरीका होता है कि हम इजी टू डिफिकल्ट जाएं। मेक नोट्स ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप कोई चीज ऐसा पढ़ते हैं ना बेटा, कोई वीडियो आपने देखा, कहीं से क्लास आपने अटेंड करी, तो क्लास सपोज वो 1.5 घंटे की है। अब 1.5 घंटे की क्लास में क्या करो, वो 1.5 घंटे की क्लास को आप 2.5 घंटे दो। बहुत ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 1.5 घंटे की क्लास जो आपने देखी है, आपने कहीं से बेसिक सीखा है, उसको आप 2.5 घंटे दो। सर 1 घंटा क्यों एक्स्ट्रा दें? तो 1 घंटे में बेटा आपको अपनी नोट्स बनाओ। जब आप अपने खुद के हैंड रिटन में नोट्स बनाएंगे ना, तो वो नोट्स आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं, बहुत आगे काम आने वाले हैं। जब हमें फिर से भी रिवीजन करना है किसी भी चीज का, जब हम फिर से रिवीजन करते हैं, तो यदि वीडियो 1.5 घंटे का था तो पूरा सेशन 1.5 घंटे का आपको फिर से देखना पड़ेगा। मगर यदि आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, तो जो 1.5 घंटे का वीडियो है ना, उसके नोट्स जो आपने खुद के बनाए हैं, उससे बेटा आपका 15 मिनट में काम हो जाएगा। सबसे अच्छे होते हैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स, है ना। जो भी काम की बात है वहां पे आपने नोट कर ली, और वो बहुत जल्दी से रिवाइज कर देते हैं, बहुत अच्छे से हमको बिल्कुल मेमोराइज कर देते हैं, कि हमें सब चीजें क्लियर हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि टीचर का जो वीडियो है वही हमारे सामने चल रहा है। तो टाइम सेव करने का, शुरू में टाइम आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी नोट्स बनाने में, मगर आगे कभी भी यदि आपको कोई भी लॉ एंट्रेंस देना है, तो आप वहीं से रिवीजन करें। बहुत अच्छे से रिवीजन भी होगा और टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। तो हमेशा नोट्स बनाने की आदत डालो आप। सॉल्व पीवाईपी इन मॉक टेस्ट, है ना। मॉक टेस्ट जैसे मैंने बताया आपको देना ही है, पीवाईपी के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। और हमेशा जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, तो फोकस होकर पढ़ाई करो। एक बच्चा ऐसा होता है जो दिन में 5 घंटे पढ़ता है, मगर यदि उससे 5 घंटे बाद पूछ लिया जाता है कि आपने क्या पढ़ा, आपने क्या आज का आपका जो रिजल्ट है वो क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कितना चीज आपने सीखा, तो कहीं ना कहीं वो डाउटफुल होता है और बोलता है कि यार ज्यादा मुझे कुछ फायदा नहीं मिला।
और एक बच्चा होता है जो 1 घंटा पढ़ता है, मगर पूरा फोकस पूरा 100% देके यदि वो 1 घंटा दे रहा है तो वो 5 घंटे से भी फिर बेहतर होता है। तो बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं होता, पढ़ना लिमिटेशन में जरूरी होता है, मगर कैसे बेटा, फोकस होके फुल हमारा 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। पूरा मोबाइल आपका स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल आप अच्छे से बिल्कुल फ्री माइंड से एकांत में शांत वातावरण में आप बैठ के यदि पढ़ोगे ना, तो वो जो आधा घंटा 1 घंटा आपने पढ़ा है वो 5 4 6 घंटे के बराबर होता है। पूरा 100% देके यदि आप पढ़ोगे तो उसका फायदा भी मिलता है, और हम चीजों को बहुत अच्छे से सीखते भी हैं। तो हमेशा आपका स्टडी में फोकस होना बहुत जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप के टारगेट होने चाहिए। टारगेट कैसे होने चाहिए सर, कि यदि मैं पहले 20 मिनट देता था और मेरे क्वेश्चन 10 होते थे, अभी भी 10 हो रहे हैं, तो मैंने कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं किया। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि टाइम हम उतनी दे रहे हैं, मगर पहले जो 10 क्वेश्चन हो रहे थे अब वो 12 होने लगे, फिर 15 होने लगे, फिर एक टाइम आया कि 20 में से 20 क्वेश्चन होने लगे। तो अपने आप का इंप्रूवमेंट, अपने आप का एनालिसिस भी बहुत जरूरी होता है, और ये टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएगा। स्टडी अपडेट एंड रिवीजन, है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि रिवीजन बहुत जरूरी होता है, और अपडेट होने के लिए आपको मौका देना पड़ता है। तो ये प्लानिंग के साथ यदि आप चलते हैं तो बहुत अच्छा हमारे पास टाइम है, बहुत अच्छा हमारे पास मौका है, और हम यदि इसी प्लानिंग के साथ चलेंगे, रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मॉक लगाते रहें, तो हम बहुत अच्छे मार्क्स इस सेक्शन में ला सकते हैं, क्यूटी सेक्शन में। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने डिस्कस करी। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।